वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, उसके साथ में भी इंडियन कोस्टल प्लेन्स जो है उसको डिटेल में कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थार डेजर्ट और पेनिनसुलर इंडिया को कवर किया था। तो आज हम वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और कोस्टल प्लेन को कवर कर लेंगे। तो पूरा इंडियन फिजियोलॉजी जो है, फिजियोग्राफी, तो उसको हम कवर कर लेंगे। और एक डिस्क्लेमर ये है कि जो माउंटेन्स रेंजेस है इंडिया की, उसको हम डिटेल में अलग से लेक्चर में कवर करेंगे। तो उसका डिटेल डिस्कशन होगा तो काफ़ी अच्छे से हम उसको कवर कर पाएंगे। क्योंकि वेस्टर्न घाट घाट की जो हिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा, ईस्टर्न घाट की काफ़ी ज़्यादा है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वो नीलगिरी वाला एरिया है, नीलगिरी माउंटेन रेंज। तो उसको हम डिटेल में अलग से लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन यूपीएससी जीएस वन जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो पहले हम ये कवर करते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, और ईस्टर्न घाट है उसमें डिसकंटिन्यूअस रेंजेस है, क्योंकि वहाँ पे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी उसको इरोड करके बे ऑफ बंगाल में वो एंटर होती है। इसकी वजह से वो डिसकंटिन्यूअस है, और वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस रेंज है। दूसरा ये है कि वेस्टर्न घाट है वो स्टीप स्लोप है, और उसमें टॉल रेंजेस ज्यादा है, यानी कि टॉलर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में अनाईमुडी वहाँ पे है एक माउंटेन, वो टॉलेस्ट रेंज ऑफ साउथर्न इंडिया है। जबकि ईस्टर्न घाट है वो 600 मीटर के एलिवेशन पे है एवरेज, और वेस्टर्न घाट 1000 मीटर के एलिवेशन के ऊपर है। तो इससे डिफरेंस क्या होगा कि एलिवेशन जितना ज़्यादा होगा, इससे ओरोग्राफिक जो क्लाउड्स ज़्यादा बनेंगे और ओरोग्राफिक रेन ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से मोर रेन होगा वेस्टर्न घाट में एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। अब रेन ज़्यादा होने की वजह से वेजिटेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और वेजिटेशन की डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होगी मोर रेन वाले एरिया यानी कि वेस्टर्न घाट में। इसकी वजह से हॉट स्पॉट एरिया है वेस्टर्न घाट, और वर्ल्ड के जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है 8, उसमें से एक वेस्टर्न घाट है। जबकि ईस्टर्न घाट में बायोडाइवर्सिटी लेस है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट, और वो हॉटस्पॉट भी हॉट वर्ल्ड के हॉटस्पॉट में है भी नहीं उसका नाम। तो ये था इस दोनों के बीच का डिफरेंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है इंडियन कोस्टल प्लेन्स। इंडियन कोस्टल प्लेन्स में वेस्टर्न साइड है अरेबियन सी, और ईस्टर्न साइड है बे ऑफ बंगाल। तो वेस्टर्न साइड का कोस्टल प्लेन है वो डिवाइड होता है। एक एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बनता किससे है, वो नर्मदा, तापी और साबरमती जैसी नदियों से बनता है। जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो महा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस नदियों से बनता है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से एरिया में वो डिवाइड होता है, तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। वेस्टर्न में कच्छ, काठियावाड़, उसके बाद आएगा कोंकण जो कि महाराष्ट्र और गोवा का रीजन है। उसके बाद जो कर्नाटक वाला हिस्सा है वहाँ पे कन्नड़ कोस्ट, और केरला का हिस्सा है वो मालाबार कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कोरोमंडल, एक है नॉर्थर्न सरकार, और एक है उत्कल कोस्ट। तो ये एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सबमर्ज हो रहा है, और ड्यू टू इट्स स्टीप ग्रेडियंट एंड सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जिससे इरोजन भी हो रहा है और एक्यूमुलेशन जो सेडिमेंट का है वो काफी कम हो रहा है।
क्योंकि वहाँ पे रिवर्स काफ़ी कम जाती है वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट में, क्योंकि पूरा एलिवेशन जो है, स्टीप स्लोप है, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ है। तो रिवर्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में काफ़ी कम जाती है, इसकी वजह से सेडिमेंट भी कम वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। इसकी वजह से सबमर्जेंस कोस्टल प्लेन उसे बोला जाता है। जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसे इमर्जेंस कोस्टल प्लेन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स फ्लो हो जाती है और सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे कोस्टल प्लेन बनता ही रहता है, इरोजन होने के बावजूद। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो मालाबार का जो कोस्ट है, उसके अलावा कहीं भी एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी, हालांकि महा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसका एलुवियल डिपॉजिट वहाँ पे आता है, इसकी वजह से वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। और एक मेन डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे साइक्लोन्स काफ़ी कम आते हैं। हालांकि अभी थोड़े थोड़े साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं न्यूज़ में, लेकिन एज कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, साइक्लोन्स वेस्टर्न कोस्ट पे कम आते हैं। तो ये एक हो गया डिफरेंस। अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि कोस्टल प्लेन के इरोजन की वल्नरेबिलिटी क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर कोस्टल प्लेन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा और सी का लेवल बढ़ेगा, तो इसकी वजह से कोस्टल प्लेन सबमर्ज हो जाएंगे। तो उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कोस्टल एरिया के ऊपर, वो इम्पैक्ट होगा, वहाँ के एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट होगा। इसकी वजह से जो फूड की अवेलेबिलिटी है, उस पर इम्पैक्ट होगा। और फिशरी जो है वहाँ पे की जा रही है, उस पर भी इम्पैक्ट होगा। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन। सबसे पहले तो हमने देखा कि वो ट्रेड के लिए एक पोर्ट है, तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि वहाँ पे फिशरी की जा सकती है। फिशर जिसे हम फार्मर भी बोलते हैं, सी फार्मर भी बोलते हैं, तो फिशरी की जा सकती है। और मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज भी कोस्टल प्लेन पे ज़्यादा होते हैं, जो ऑयल और गैस वाले रिसोर्सेज है। और राइस कल्टीवेशन जैसे एग्रीकल्चर में जहाँ पे वाटर काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, उसका भी एग्रीकल्चर प्लांटेशन हो सकता है। अब एक हम नोटिस कर सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट्स में नेचुरल हार्बर्स बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। हालांकि यहाँ पे 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं इंडिया में, उसमें से ईस्टर्न पार्ट्स में जो है वो काफ़ी आर्टिफिशियल मेड यानी कि ह्यूमन मेड है। नेचुरली जो कोलकाता में है वो नेचुरल हार्बर है, और वेस्टर्न में जो मालाबार, मार्म गोवा वाला पोर्ट है, वो नेचुरल है। तो ऐसा क्यों है कि ईस्टर्न पार्ट्स में नेचुरल हार्बर काफ़ी कम है। तो सबसे पहले रीज़न तो ये होगा कि ईस्टर्न पार्ट्स में साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, तो उस पर इम्पैक्ट होगा, डैमेज होगा। तो इसकी वजह से वहाँ पे नेचुरल हार्बर काफ़ी कम है। और वेस्टर्न पार्ट में साइक्लोन कम आते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा नेचुरल हार्बर बन सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ईस्टर्न पार्ट्स में ग्रेजुअली कम हो रहा है। मतलब प्लेन एरिया है, उससे जाके जाके कॉन्टिनेंटल एरिया जो सी में सबमर्ज हो रहा है, वो ग्रेजुअली सबमर्ज हो रहा है। जबकि वेस्टर्न पार्ट में क्विकली वो डिपन हो रहा है। इसकी वजह से वेस्टर्न पार्ट में जो वाटर होगा वो डीप होगा। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जो सीप है वो क्विकली अंदर आ सकेगी, नियर टू द कोस्ट, वो कहीं भी फंस नहीं जाएगी। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट कोस्ट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है, इसकी वजह से शिप वहाँ पे फंस जाती है, वो नज़दीक नहीं आ पाती। तो एक रीज़न ये भी है कि हार्बर वहाँ पे नहीं बनते।
फिर एक रीज़न ये है कि रिवर माउथ और सेडिमेंट, जो सेडिमेंट ला रही है ईस्टर्न रिवर, तो इसकी वजह से वहाँ पे डेल्टास बनते हैं, सेडिमेंट्स बनते हैं। एक एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पीवाईक्यू में कि ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टा क्यों ज़्यादा बनते हैं और वेस्टर्न में क्यों कम बनते हैं। तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा उसमें कवर करेंगे, रिवर्स जो ड्रेनेज, इसके बाद हम टॉपिक लेने वाले हैं इसमें। लेकिन एक हार्बर नहीं बनने का कारण ये भी है कि ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टा काफ़ी ज़्यादा है और सेडिमेंट जो रिवर लाके वहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, उसकी वजह से हार्बर बनने के लिए वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है। जबकि वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे ये डेल्टास नहीं बनते हैं और वाटर काफ़ी डीप है, तो इसकी वजह से जो मार्मगोवा और कोचिन पोर्ट्स है वो काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है। और एक कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन भी है कि बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है वो स्ट्रेट एंड स्मूथ है, जिसकी वजह से नेचुरल हार्बर जैसे कि चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है, उसको बनने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एक्सपेंसिव बनेगा, इसकी वजह से वो बनते नहीं है। तो ये प्रॉपर रीजंस हो गए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, और क्यों नेचुरल हार्बर ईस्टर्न साइड में ज़्यादा है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे और एक डिटेल वीडियो भी आएगा माउंटेन्स ऑफ इंडिया में, कौन कौन से माउंटेन्स है और इसका लोकेशन क्या है। थैंक यू।